वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट सबका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल ही रहा था, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसी में ही 1000 ईयर्स का मतलब ही यही होता है कि हमारा जो 700 एडी से लेकर 750 एडी तक का जो गैप जो हमें देखने को मिलता है वो हमें तकरीबन 1000 ईयर्स का ही देखने को मिलता है। तो उसमें जो चेंजेस आए हैं उन्हीं चेंजेस को हम पढ़ रहे थे, और साथ में लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री पढ़े थे। तो उसी सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री में हम कंटिन्यू करके अपनी क्लास को बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में हमारे अपडेट्स के साथ बने रहें। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें हमने आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े थे। और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में हम सब जानते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फॉसिल्स पढ़े थे, हमने स्टैचूज़ पढ़े थे, मॉन्यूमेंट्स भी पढ़े थे हमने, और साथ में हमने कॉइन्स भी पढ़े थे। ऐसे उनको ही इसके बाद ही फिर हमने लिटरेरी सोर्सेज पढ़ी थी। लिटरेरी सोर्सेज में हमने रिलीजियस और नॉन रिलीजियस बुक्स के बारे में भी हमने बात की थी। रिलीजियस में वो ऐसी बुक्स जो हमें भगवान से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड बातें बताती हैं। भगवान ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी करी हैं हमारे धरती पर जन्म लेकर, वो सारे मैसेजेस, वो सारी एक्टिविटीज़ हमें रिलीजियस बुक्स बताती हैं। जैसे हमारे कुरान, बाइबल, भागवत गीता, रामायण, वेद, पुराण, ठीक। तो ये सारी हमारी नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉन रिलीजियस बुक्स में। हमारे इसमें बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज आ जाती हैं। जैसे अर्थशास्त्र जो है हमारे कौटिल्य ने लिखी थी, चाणक्य ने, जिनको बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, और मुद्राक्ष जो था वो विशाखदत्त ने लिखा था। मैगस्थनीज ने हिंदी का बुक लिखी थी। ठीक, तो ऐसे ही इस टाइम पर हमने पढ़े थे। और उसके बाद फिर हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स पढ़ा था, जिसमें तरह तरह के हमने विदेशी यात्रियों के बारे में देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था हुएंगजांग, फाहियान, युआनजुआन, और आगे आने वाली मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इब्न बतूता, कैप्टन विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, निकोल कॉन्टी। ये सारे बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पर मैंने फिर आपसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमारी वही होती हैं जैसे आपको हमारे टॉपिक में लिखा दिखाई दे ही रहा है, राइटिंग्स रिटन बाय हैंड। ऐसी चीज़ें जो कि हाथों से लिखी जाती थी, ये पाम लीव्स पर लिखे जाते थे। स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे ही रहा है, ब्राउन कलर का जो राइट साइड में बना हुआ है, यही हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि पाम लीव्स पर लिखी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ है, हैंड रिटन बुक्स यूजुअली कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल्स। अब सवाल यही उठता है कि इन बुक्स को लिखता कौन कौन था, क्योंकि हर कोई इंसान पढ़ा लिखा तो है नहीं है। तो इनमें जो लोग आते थे वो हमारे अमीर लोग, रूरल्स जो हमारे होते राजा महाराजा, साथ में मोनास्ट्रीज में जो हमारे साधु संत मॉन्क वगैरह रहते थे, वो सभी पीपल्स हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते थे। और टेम्पल्स में जो हमारे पंडित या फिर ब्राह्मण रहते थे वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें बोलता है वो ये पॉइंट है, दे वर केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। इनको सवाल ये उठता है भी रखी कहाँ जाती थी, इनका कलेक्शन कहाँ किया जाता था। इनको आर्काइव्स में रखा जाता था, और आर्काइव्स ऐसी प्लेस होती हैं जहाँ पर हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो सारे छोटे चित्रहार हमें देखने को मिलते हैं जो हमें पुराने टाइम के बारे में जानकारी देते हैं, हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसी प्लेस जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उनको हम आर्काइव्स बोलते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हमें वहीं देखने को मिलती थी। थर्ड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय स्क्रिप्ट्स। सवाल ये उठता है स्क्रिप्ट्स क्या होता है। स्क्रिप्ट्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स को एक कॉपी करके लिखते हैं। देखो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है ऊपर, ये एक इंसान कॉपी करके लिख रहा है ना, ये एक इंसान। तो ये जो यही है हमारा स्क्रिप्ट, ये देख देख के लिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख देख कर इसमें से लिख रहा है, नोट कर रहा है। यानी कि इसके सामने एक किताब है, दूसरी अपनी रख रहा है। तो यही मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा करते थे। और ये क्या हुआ करते थे, एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड।
इनकी राइटिंग्स अच्छी खासी होती थी काफ़ी। ये कॉपी करके लिखते थे, जैसे तुम्हें याद होगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि भाई आज सर डांटेंगे, आज सर पिटाई लगाएंगे, तो हम अपना काम कर लेते हैं किसी दूसरे की कॉपी में से चीटिंग करके, टिप टिप के काम कर लेते हैं। तो यही बिल्कुल यही टीपू सुल्तान ये स्क्रिप्ट्स भी हुआ करते थे। ये देख देख कर मैन्युस्क्रिप्ट्स को अपने हाथों से दूसरी उसमें लिखते थे दूसरी किताब में, ठीक, जैसे टिप टिप के अपना चीटिंग करके। तो यही स्क्रिप्ट्स हमारे होते थे और ये एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट है काफ़ी अच्छे खासे। अब सवाल ये उठता है कि स्क्रिप्ट्स तो हमारे कॉपीज़ कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स को, फिर ये छोटे छोटे चेंजेस कैसे कर देते हैं, इन्होंने छोटे छोटे चेंजेस कैसे हो गए और एट लास्ट ये बड़ा चेंज कैसे हो गया, सवाल ये उठता है। आइए ज़रा इसका आंसर जानते हैं इन पॉइंट से। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, दिस स्मॉल चेंजेस ग्रीव सब्सिक्वेंटली ऑन फर्दर कॉपिंग। अब ऐसा होता है कि जैसे अब ये इंसान ये स्क्रिप्ट हमारा लिख रहा है एक ही मैन्युस्क्रिप्ट्स में से देखकर, फिर कल को तीसरा इंसान लिखेगा जो इसमें से कॉपी करेगा जो ये लिख रहा है ना, फिर चौथा इंसान लिखेगा जो तीसरे इंसान में से कॉपी करेगा, यानी कि तीसरे स्क्रिप्ट में से कॉपी करेगा, फिर पांचवा इंसान लिख रहा है वो चौथे में से कॉपी करेगा। ऐसे कॉपी करते करते ये जो चेंजेस लाते थे, इससे बड़ा चेंज हुआ करता था, क्योंकि कोई कोई वर्ड से शॉर्टकट में लिख दिया करते थे। तुम्हें याद हो बचपन में अगर कोई वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा और हम एब्सेंट थे उस दिन, तो बच्चे कॉपी में से लिख के कर दिया करते थे, उसमें बोलते थे भाई जैसी डिज़ाइन बन रही है वैसी बना ले, यही आंसर है इसका। ऐसे ही ये भी देख देख कर दिया करते थे, ये भी अपना दिमाग में लगा करते थे। तो अब जब हर इंसान देख देख के वही चीज़ कर रहा है और अपना अपना तरीका बदल रहा है लिखने का, तो इससे वो आगे जाकर बड़ा चेंज आ जाता था, बिग चेंज आ जाता था हमारा। तो इसकी वजह से हमारे ऑथर्स जो स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, डिफ़िकल्टीज़ का। तो अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है, सम टेक्स्ट बिकम सब्सिक्वेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और देखो हर स्क्रिप्ट की राइटिंग अलग अलग होती है, बेशक वो एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स ज़रूर थे, उनकी राइटिंग्स अलग अलग हुआ करती थी, तो उनके टेक्स्ट जो थे, जो उनके लेटर्स जो थे वो भी अलग अलग होते थे। ऑथर्स हमेशा अपनी क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते रहते थे अलग अलग टाइम पर, ठीक। ऑथर्स यानी कि जो हमारे लेखक हुआ करते थे, हिस्टोरियंस जो होते थे, वो अपनी बुक्स को, स्टोरीज़ को रिवाइज करा करते थे और ये भी हाथों से ही लिखी रहती थी। तो हाथों से लिखने की वजह से, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, कोई मशीन भी नहीं थी, है ना, कोई हमारे अंदर कोई जिन भी नहीं था कि भाई जिन आ गया उसने लिख दिया। उस टाइम पर हाथों से ही देख देख कर लिखना पड़ता था। तो इसकी वजह से हाथों से लिखने की वजह से ही राइटर्स में, ऑथर्स में कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन पैदा होती थी। कन्फ्यूज़न कि भाई ये लिखा क्या है एक्चुअल में, है ना, वर्ड क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, 14th सेंचुरी में 14th सेंचुरी क्रॉनिकल्स जियाउद्दीन बरनी रोट हिज फर्स्ट क्रॉनिकल इन 1356। 14th सेंचुरी में जियाउद्दीन बरनी ने जो है एक क्रॉनिकल लिखी, अपनी स्टोरी लिखी, किताब फर्स्ट 1356 में, यानी कि 14th सेंचुरी में। और नेक्स्ट जो अपनी सेकंड पार्ट जो उसका लिखा था, सेकंड वर्जन, वो लिखा था 2 साल बाद। तो अब देखो सवाल यही आता है कि पहला तो 1356 में लिख लिया और दूसरा जो उसने लिखा है वो 1556 में लिखा है ना। तो अब लोगों में क्या था कि अब जैसे मूवीज़ होती हैं, उसका फर्स्ट पार्ट भी होता है, सेकंड पार्ट भी होता है। तो जब तक फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो सेकंड पार्ट के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी। तो 1956 में जो हमारे हिस्टोरियंस जो थे, राइटर्स जो थे, इन्होंने क्या किया, देखो वही बात इसमें लिखी हुई है, both were different from each others, but historians did not know about the existence of the first version until the 19th century new social and political groups। अब देखो, अब वर्जन तो एक ही है, मतलब अलग अलग वर्जन है, राइटर तो इनका एक ही है। याद करो अपनी बचपन की अपनी राइटिंग कि तुम्हारी, अब ये 7th क्लास में पढ़ रहे हो, 2 साल पहले 5th क्लास में कैसी राइटिंग थी, है ना, बेकार सी। अब राइटिंग ऐसी थी तो उस टाइम पर जो स्क्रिप्ट जो था, जैसे यही जियाउद्दीन बरनी जो था, इसकी राइटिंग अलग थी 2 साल पहले और 2 साल बाद इसकी राइटिंग अलग होगी। तो लोग ये समझते थे कि अलग अलग किताब
है ना। अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स है, क्योंकि राइटिंग अलग है तो इंसान नॉर्मली यही पहचान लिया जाता है कि ये अलग इंसान की राइटिंग है और ये अलग इंसान की राइटिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो ये राइटिंग्स जो थी लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट करती थी, और लोगों को 1960s तक ये नहीं मालूम था कि इससे पहले भी एक वर्ज़न आ चुका है जो कि 1356 में लिखा जा चुका है, क्रॉनिकल। तो इसकी जानकारी ना होते हुए भी, इसकी इन्फॉर्मेशन ना होते हुए भी हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उनको तो लेटेस्ट वाले की पता रहती थी, और पुराने टाइम्स पर बुक को संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल टास्क होता था, मुश्किल काम होता था। उनके पास जो लेटेस्ट बुक थी उस टाइम पे वही हो गई 1556 वाली, जो कि 2 साल बाद लिखी गई है। ठीक, तो स्टूडेंट्स 1960s तक हमारे हिस्टोरियंस को फर्स्ट जो क्रॉनिकल आया था 1356, इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ज़ियाउद्दीन बरू ने लिखी थी और उसकी राइटिंग्स भी अलग थी उस टाइम पर। तो ये कुछ सिचुएशंस उन्होंने कन्फ्यूज़न पैदा करी, और इसी टाइम पर ही न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स बने। ठीक, अब जरा समझते हैं न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या है। हिस्ट्रीज ऑफ द ईयर्स बिटवीन 700 से लेकर 1750 एडी हैज़ ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। इस टाइम पर लोगों ने अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिले। सोशल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि हमारी सोसाइटी, जैसे हमारी पहले सोसाइटी में ब्राह्मण्स हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, वैश्य हुआ करते थे, शूद्र हुआ करते थे, इन सभी के काम अलग अलग होते थे, है ना, वर्क अलग अलग होते थे। उसके बाद ही फिर इन्हीं में से ही जाति बननी स्टार्ट हो गई, जाति सिस्टम भी आ गया, कास्ट सिस्टम, है ना। वो पहले उस टाइम पर वर्ण सिस्टम था, अब इस टाइम पर कास्ट सिस्टम आ गया। तो ये सोशल चेंज देखने को मिला उन्हें। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि अलग अलग, देखो ये गैप जो दे रखा है हमारा 1000 ईयर्स का गैप दे रखा है, और इस दौरान, और हम टाइम बोलते हैं कि मेडिवल पीरियड है, मुस्लिम रूल का पीरियड है, तो इस टाइम पर हमारे मुस्लिम राजा आए तरह तरह के। अब देखो बात इसमें देखिए 1000 ईयर्स, तो 1000 ईयर्स में तो बहुत सारे राजा आ गए होंगे, क्योंकि 1000 ईयर्स तक तो कोई इंसान जीता भी नहीं है, वो तो 100 साल तक भी नहीं जीता, 100 ईयर्स तक भी नहीं जीता। तो सोचो 1000 ईयर्स में कितने सारे राजा आ गए होंगे और कितने सारे गुलाम करके चले गए होंगे, ना जाने कितने। तो ऐसे ही इस टाइम पर तरह तरह के राजा आए, वो हमारे देश को गुलाम करके चले गए। तो ये हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। और साथ में उन्होंने क्या क्या बिल्डिंग्स बनवाई थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब शाहजहाँ राज कर रहा था, जब हमारे देश में शाहजहाँ का रूल चल रहा था, मुगल एम्परर, तो उसने ताजमहल बनवाया, है ना। जब अकबर का टाइम चल रहा था तो उसने रेड फोर्ट बनवाया हमारे आगरा का, है ना। और अगर मैं बात करूँ कुतुबुद्दीन, जब हमारे कहते हैं ना वो कि दिल्ली सल्तनत का जब टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पर कुतुब मीनार बनवाया गया था, है ना, 1210 के आसपास। तो ये जो है, इन्होंने अलग अलग राजाओं ने अलग अलग तरह के हमारे देश में डेवलपमेंट्स किए। तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश पे भी अलग अलग मुस्लिम रूलर्स ने, अलग अलग राजाओं ने, मुस्लिम राजाओं ने राज किया। यही 1000 ईयर्स में हमें ये चेंज देखने को मिले हैं। और सोसाइटीज़ में जो थे पहले वर्ण सिस्टम चल रहा था, वो सारा जाति सिस्टम आ गया, उन्हीं में से ही कास्ट बनने लग गई हमारी। तो ये हमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ ही स्टूडेंट्स कुछ हमें इन्वेंशंस देखने को मिले। इन्वेंशन की बात आती है, जैसे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, एक एग्जांपल दे रखा है इसमें। पहला एग्जांपल, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। देखो खेतों में पानी लगाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए खेतों में पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया गया। अब देखो सामने आपके पर्शियन व्हील बना हुआ है। ये क्या करता था, क्योंकि पहले, अब देखो आज के टाइम पे तो ट्यूबवेल है ना, नहर हो गई हमारी, कैनाल्स हो गई, तो इनसे हम पानी लगा लिया करते हैं, रिवर्स हो गई। पहले सिर्फ रिवर ही थी पुराने टाइम पर, और लोग रिवर के किनारे ही अपनी बस्ती जमा लिया करते थे, अपनी सिटीज़ बना लिया करते थे, वहीं रहते थे, सेटलमेंट्स। तो अब इन्होंने क्या किया, पर्शियन व्हील का इन्वेंशन कर दिया। पर्शियन व्हील क्या करता था, खेतों में पानी लगाने का काम करता था। अब जैसे आपको चक्कर दिखाई दे रहा गोला, ये व्हील है एक तरह का पहिया, और इसके आसपास ये बॉक्सेस, डब्बे बांध दिए गए हैं। ये डब्बे क्या करते थे, आप उसमें पानी भर लिया करते थे, और ये पानी गोल गोल घूम के आगे चल कर ये साइड में निकल जाता था। ये आपको दिखाई दे रहा है।
ये व्हील आपको दिखाई दे रहा है और साइड में पानी निकलता हो जाता है। तो ये क्या करते थे कि ये ऐसे गोल गोल घूमता था और ये डब्बे जो थे नीचे पानी गहराई में तो हुआ करता था, तो ये गहराई में से पानी को निकाल के और ज़मीन पर गिर दिया करते थे, जिससे कि उनके खेतों में, उनके एग्रीकल्चर फील्ड्स में पानी लग जाए, इरिगेशन हो जाए। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था मेडिवल पीरियड में हमारे इसी दौरान। नेक्स्ट जो था स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन हो गया। स्पिनिंग व्हील याद करो, गांधी जी वाला चरखा आपको दिखाई दे रहा है, ये चरखा, ये इसको स्पिनिंग व्हील बोला जाता है। ये बुनाई जो हम करते थे, बुनाई का काम, वीविंग का काम या धागे बनाने का काम, ये उस टाइम पर ये चरखे का यूज़ किया जाता था, इसी को ही स्पिनिंग व्हील बोला जाता था। अब देखो यहाँ पे देखो, ये धागा बन रहा है इससे, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन रहा है हमारा। नेक्स्ट जो है फायर आर्म्स इन कॉम्पैक्ट। ये इस टाइम पर बंदूक भी बनने लग गई। देखो आपको साइड में बंदूक भी दिखाई दे रही हैं, तो बंदूक भी बनने लग गई। तो उस दौरान देखो राजा थे, तो देखो बाबर ने हमारा वो कह सकते हैं कि हमारा तोप वाला सिस्टम करा था, ठीक। तोपों का ये आए थे, है ना, कैनन्स का इन्होंने आ गया था, इन्होंने तोप वाले, इन्होंने गोले छोड़ने शुरू करे थे। तो तोप वाला सिस्टम बाबर ने स्टार्ट किया था। उससे पहले बंदूकें आ गई थी हमारी। बाबर तो काफ़ी 1530s में आया है, 26 में हमारे इंडिया में आया है बाबर। तो ये तो 700 की बात चल रही है। तो इस टाइम पर हमारे बंदूक भी आनी शुरू हो गई, ठीक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हमें देखने को मिला है। साथ में स्टूडेंट्स अब ज़रा देखते हैं इनके साथ और भी हमें चीज़ें क्या देखने को मिली हैं। अराइवल ऑफ न्यू फूड एंड बेवरेजेस, कहने का मतलब इस टाइम पर हमारे नए अलग अलग तरह के खाने भी, जो हमारे फूड चीज़ें हैं, जैसे पोटैटो हो गया, आलू, है ना, कॉर्न हो गया, मक्का, और चिली मतलब मिर्च, टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, कहवा। तो ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन भी इस दौरान ही हुआ होगा। और हमने एक चीज़ देखा था कि हमें एक चिली की अगर मैं बात करूँ, ग्रीन चिली जो है हमारी, ये साउथ अमेरिका से आती है ना, साउथ अमेरिका से हमारे देश में है ग्रीन चिली, ठीक। तो ये चीज़, तो ऐसे ही पोटैटोज़ भी हैं। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा बचपन में, 4th क्लास में एक पोएम रहती थी कि चाय चाय जी पोटैटो कहाँ से आए जी, है ना, मक्का कहाँ से आए जी, मक्का कॉर्न हमारे ये साउथ अमेरिका से आई है, नॉर्थ अमेरिका से। तो ऐसी बहुत सारी, चाय तो हमारे देश में ही है ना, टी एंड कॉफ़ी तो हमारे देश में ही आई थी। तो यही, तो इसी दौरान ही हमारे देश में ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर में लोग पैदा करने लग गए, प्रोड्यूस करने लग गए हमारे फार्मर्स इन सब चीज़ों को। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, along with all these new ideas also come in subcontinent। इनके साथ ही तरह तरह के आइडियाज़ लोगों ने आए। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हमारा इंडिया की बात करी जा रही है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि हमारे इंडिया भी एक, ये बात करें एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें सब इंडिया को सब कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, क्योंकि यहीं पर ही हमारी मुस्लिम रूल चला था हमारे देश में। नेक्स्ट है, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। स्टूडेंट्स इस दौरान आपको याद होगा, पुराने टाइम पर हमने पढ़ा था कि राजा एक इंसान को भेज दिया करता था, जा भाई जा ऑब्जर्व करके आ वहाँ की कंडीशन और हमें आकर बता। और वो काफ़ी लंबे टाइम बाद आता था इंसान, और वहाँ से कुछ चीज़ें भी लाता था राजा महाराजाओं के लिए, है ना, और बताता मैं उस देश में गया, मैंने वहाँ वो चीज़ें देखी। तो इस दौरान भी लोग जो थे, मोबिलिटी कहने का मतलब मूवमेंट करते रहते थे, यानी कि काम की तलाश में, सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब काम की तलाश में, कहीं काम मिल जाए तो लोग इस तरह से लोग इधर उधर जाते रहते थे, आते जाते रहते थे, ट्रांसफ़र होते रहते थे, इधर उधर माइग्रेट करना शुरू करते थे कि उन्हें कहीं काम मिल जाए, है ना, अपना रोजी चला सके, वो अपना गुजारा चला सके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वन सोशल ग्रुप ऑफ पीपल who became important in this period was राजपुत्र। इस दौरान ही एक ग्रुप निकल के आया जिनको राजपुत्र भी बोले जाने लगे। राजपुत्र क्या करते थे, इनका मतलब जो होता था, शॉर्टकट में इनको राजपूत बोले जाने लग गए। इनका मतलब होता था सन ऑफ रूलर्स। अब सन ऑफ रूलर्स में क्या कहते हैं, एक तो राजा का बेटा, क्योंकि सन ऑफ रूलर तो वो भी हो गया, और एक इसमें आता था, तुमको याद हो हमने क्षत्रिय भी पढ़ा था वर्ण सिस्टम में, सेनापति। हमारे इसमें चीफ कमांडर्स आते थे, सेना
राष्ट्रपति आते थे, सोल्जर्स आते थे, इसमें हमारे सैनिक सारे। तो इन सब के बच्चों को, इन सब के बेटों को राजपुत्र बोला जाने लगा। राजपूत भाई, क्योंकि भाई वो हिम्मत वाला काम करते थे, है ना, बिल्कुल कर्मजोश वाला, क्योंकि उनका मेन काम ही था अपने प्रजा, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना या उनकी रक्षा करना। तो इन सब के बच्चों को राजपुत्र बोला जाने लगा, सन ऑफ रूलर्स। तो ये इन्हीं के साथ में ही आर्मी, क्योंकि तो सेना को काम करते थे, सेना के लिए काम करते थे, तो ये राजपुत्र वाला आ गया। अब एक पॉइंट दे रखा है इंपॉर्टेंट, वो ये है शिवलिक कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब होता है, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस में लोगों को रहना पड़ता था, इनकी खुद की एथेनिसिटी होती थी, जिनके अंतर में, क्योंकि सभी के लिए रूल्स बराबर थे, तो उस रूल्स के अंदर इनको काम करना पड़ता था। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बात बताई गई, इसमें ये है कि क्वालिटीज सच एज एक्सट्रीम वेरियस and great sense of loyalty were attributed to Rajput by poets and boards। इसमें क्या हुआ करता था कि इनकी ईमानदारी और इनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को पोइट्स अपनी किताबों में प्रेजेंट करते थे, लिखते थे। बोर्ड्स मतलब कहना हुआ कि लोगों की जो बैठक हुआ करती थी, उनकी जो मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है, उसमें जो मेंबर्स प्रेजेंट होते थे, तो उसको बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो मेंबर्स भी अपनी बातों में राजाओं, उनकी राजपुत्रों की बढ़ाई करते थे, है ना। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वो ब्रेव होते हैं, और राजपुत्र को बोला जाता है, अगर उसने एक बार मुंह से बस शब्द कह दिया, सेंटेंस कह दिया, तो उसको परफॉर्म करके ही मानेगा, उसको करके ही मानेगा पूरा काम, है ना। राजपुत्र का मुंह से निकला हुआ शब्द, ये समझ लो कि धनुष से निकला हुआ बाण, और वो पूरा काम करके आते। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वालिटीज़ ये हमारे पोइट्स किताबों में लिखते थे। ऐसे ही इसी टाइम के साथ साथ ही और अदर सोशल ग्रुप्स भी हमारे सोसाइटीज़ में इमर्ज होने लग गए, आने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मराठास भी आने लग गए। मराठास से याद आया आपको, छत्रपति शिवाजी हो गए हमारे, है ना, बालाजी बल्लाड़ हो गए, बाजीराव हो गए, है ना। तो इस दौरान ही हमारे मराठास भी ग्रुप क्रिएट होने लग गया, जो कि मराठा से याद आया महाराष्ट्र वाला एरिया, है ना। इनका खुद का हिस्ट्री रहा है, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट इतिहास रहा है इनका भी। सिख भी आने लग गए। सिख से याद आया हमारा कि हमारे गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु नानक जी ने हमारा सिख धर्म शुरू किया था। सिख रिलीजन 1456 में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था तलवंडी में, जो कि पाकिस्तान में है आज के टाइम पर, है ना। इन्होंने सिख रिलीजन शुरू किया। इन्हीं के दौरान ही हमारे गुरु अंगद देव, है ना, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, ये सारे गुरु होने लग गए, है ना, जो कि सिख थे। इन्होंने भी अपनी सेना बनाई मुग़ल एम्परर से लड़ने के लिए, मुग़ल राजाओं से लड़ने के लिए, हमारे औरंगजेब हो गए, इन सभी से। तो ये सारे चेंजेस हमें इसी दौरान ही देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर ही जाट भी आ गए। जाट और राजपूत, गुज्जर, खोकर, ये सभी इनकी सोसाइटी में हमारे बर्ज हो गए। ये हमारा राजस्थान और गुजरात के एरिया में आती हैं सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़ बननी शुरू हो गई है ना। कुछ राजा जैसे मोहम्मद गौरी हो गई, इन सभी की, मोहम्मद गजनवी, इन सभी की जो थी वो भिड़ंत हो गई थी, इनकी लड़ाई हो गई थी, मुठभेड़ हो गई थी इनकी जाट से, गुज्जर से, जिसमें इनकी डेथ हो गई थी। ऐसे ही इन सोसाइटीज़ में राजस्थान और गुजरात इस टाइम पर ये सोसाइटीज़ बनने लग गई। अलग अलग सोशल ग्रुप्स आ गए। जाट, अहोम की बात की जाती है, अहोम हमारे ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरफ पाई जाते हैं। ये ट्राइब्स, ये सभी कम्युनिटीज़ बनने लग गई। और क्षत्रिय तो आते ही हैं। क्षत्रिय तो हमारे हर सेना में होते हैं, सोल्जर्स, चीफ कमांडर्स, उनके बच्चे, उनके बेटे को राजपुत्र बोला जाता था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसमें बात बताई गई है इमरजेंस ऑफ जातीज़। इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। इमरजेंस ऑफ जातीज़ यानी कि जातीज़ का अब उभर के आना। कैसे उभर के आई हमारी जातीज़? ये तो डिसाइड हो गया था कि भाई हमारे कौन कौन से एरिया में कौन कौन जातीज़ आ गए। ये उभर के कैसे है? इन्होंने फॉरेस्ट को खाली करना शुरू कर दिया, क्लीन करना शुरू कर दिया, साफ, है ना। इन्होंने अपना रहने का तरीका भी चेंज कर दिया, हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं। और फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब ये बोल रखा है कि जो जंगलों में इधर उधर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, है ना। इन सभी ने अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दी, ठीक। और इन्होंने लाइफ स्टाइल चेंज कर दी तो काम क्या शुरू कर लिया? इन्होंने काम शुरू किया, स्टार्टेड
टिलिंग द लैंड, यानी कि खेतों में जुताई करने का, एग्रीकल्चर करने का काम शुरू कर दिया। और फिर जो इंसान जो एग्रीकल्चर करता है फिर वो पीजेंट्स बन गए। पहले ट्राइब्स की फॉर्म में आए थे, जनजाति की फॉर्म में, जैसे पर जनजाति हमारी ट्राइब्स जो हैं हमारी भेड़ बकरी चढ़ाती हैं, है ना। अब फिर बाद में जब ये भेड़ बकरी, क्योंकि भाई वो तो माइग्रेट करते रहते थे, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते रहते थे, उनका कोई फिक्स जगह नहीं होती थी। बट यहाँ पर इन्होंने अपनी फिक्स जगह बना ली, फॉरेस्ट को खाली कर लिया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया और फार्मर्स बन गए। थर्ड पॉइंट हमें ये बोलता है स्लोली दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी, और धीरे धीरे इन्होंने अपना सर दिखाना शुरू किया, है ना, अपना दबदबा दिखाना शुरू किया, भाई हम भी सोसाइटी का पार्ट हैं। तो ये भी धीरे धीरे उन्होंने बनने लग गए, और फिर धीरे धीरे अपनी बड़ी सोसाइटीज़ में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। जो पहले छोटी छोटी सोसाइटी, छोटे छोटे पार्ट्स में जो बनी थी, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में अब वो कन्वर्ट हो गई। इकोनॉमिकल और सोशल डिफरेंसेस भी देखने को आने मिले। अब इसमें अलग अलग कम्युनिटी बननी शुरू हो गई यानी जातीज़ में। एंड डिफ्रेंशिएटेड सोसाइटी पीपल्स व ग्रुप इनटू जातीज और सब कास्ट। अब जैसे पुराने टाइम पर वर्ण सिस्टम चलता था, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इस टाइम पर जाति सिस्टम आ गया। तो लोग जो थे, इनकी जो सोसाइटी जो थी वो अलग अलग जातियों में बट गई थी। अलग अलग जाति हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, अहोम्स हो गई, जाट्स हो गए, अलग अलग जाति हो गई। अब ऐसे ही जातीज वर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस। जातीज को कैसे ग्रुप किया गया, मतलब उनकी कैटेगरीज कैसे बनाई गई। जाति को उनके बैकग्राउंड के हिसाब से में शामिल किया गया, कौन सा इंसान कौन सी जाति में फिट रहेगा और कौन सी जाति क्या कहलाई जाएगी और किस लेवल की जाति कहलाई जाएगी, वो ऊंचे लेवल की या फिर नीचे लेवल की। उनके बैकग्राउंड को देखकर, उनके कल्चर को देखकर, और वो काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन मतलब काम, उनका व्यवसाय क्या है, काम क्या करते हैं, उसको बेसिस पर जाति को डिसाइड किया गया और उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। बट सवाल ये उठता है कि रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। उनके रैंक्स जो थी वो फिक्स नहीं होती थी, क्योंकि वो अलग अलग एरिया में अलग अलग चेंज वेरी करती रहती थी। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जाति की भाई लेवल्स होती थी, है ना। अगर कोई एरिया में कोई वो जाति नीचे लेवल पे है तो दूसरे एरिया में जाके वो ऊंचे लेवल की मानी जाएगी। तो इस तरह से इनकी रैंक्स भी फिक्स नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट दे रखा है जाति फाउंडेड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जाति ने खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और जिससे कि वो अपने ही कंडक्ट कर सके अपने खुद के जो काम काज है ना, मेंबर्स जो हैं उनके फंक्शंस उनको खुद को कर सकें और उनको फॉलो भी करते थे, है ना। ये जाति बन गई एक बार तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो होने चाहिए, क्योंकि लोग सिविलाइज्ड कब होंगे। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था लोग सिविलाइज्ड जब होते हैं जब उनके खुद के रहन सहन, उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके खुद के नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जातीज़ को खुद के जो रूल जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी था। रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी। तो फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजर्स गवर्नड बाई चीफटेन। गवर्नड बाई चीफटेन का मतलब है जो मेन हेड होता था, मेन जो बॉस होता था, जो वो रूल्स बना दिया करता था। बाकी गांव वालों या वो जो कम्युनिटी में जो लोग रहते थे सोसाइटी में, उन सभी लोगों को वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। जैसे यहाँ पर जो थे चीफटेन में, इसमें जाति में ये भी होता था, पंचायत चलती थी, है ना। पंचायत वहाँ पे जैसे हमारे इसमें सरपंच होता है, वो रूल्स बनाता है और सारे लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो जाति में भी पंचायत चलती थी, वहाँ के चीफटेन को भी, वहाँ का चीफटेन मतलब वहाँ खुद का जो सरपंच होता था, तो वो रूल्स बनाते थे और बाकी लोगों को, बाकी कम्युनिटी को फॉलो करने पड़ते थे। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने यही समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये रीजन एंड एम्पायर टॉपिक शुरू करेंगे और फिर हमारा आगे एक दो टॉपिक और हैं, फिर हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ। वीडियो चलिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, ये सारे जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं, इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपीज़ में नोट कर लें और अपडेट रहें अपने काम के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।